हेलो एंड नमस्कार, जस्ट टारगेट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये है 60 दिनों का मिशन सिलेक्शन की एक यूट्यूब सीरीज़ जिसमें हम बिहार एपीओ और बिहार जे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज है डे 14। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये एक फ्री यूट्यूब सीरीज़ है और अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आज है डे 14 और डे 60 तक हमें धीरे धीरे बढ़ना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, ईस्ट विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड इज़ ए, यानी कि खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है वो क्या है? वो एक प्रकार का कोई बीज है, सीड्स हैं, बैक्टीरिया है किसी तरह का, प्लांट है किसी तरह का, या फिर ऑप्शन डी फंगस है, किसी तरह की कवक है। आंसर इसका डी। बेकरी के प्रोडक्ट या ब्रेड बनाने में जो खमीर इस्तेमाल होता है वो एक प्रकार का कवक या एक प्रकार की फंगस होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द एंटी फ्रीज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स प्राइमरली कंटेन, यानी ऑटोमोबाइल यानी कार्स वगैरह में यूज़ किए जाने वाले एंटी फ्रीज मुख्यतः क्या होता है? उसके अंदर जल पाया जाता है, एसीटोन है वो, इथाइलिन ग्लाइकोल है या इथाइल एल्कोहल है। तो देखिए, एंटी फ्रीज का मतलब ये होता है कि वो क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, नेगेटिव में टेम्परेचर होता है पूरे साल, उन क्षेत्रों में पानी या लिक्विड जैसी जो चीज़ें हैं वो जम जाती हैं कार के अंदर। तो वो सभी लिक्विड ना जमे, उनके अंदर एंटी फ्रीज मिलाया जाता है, यानी कि ना जमने वाला एक सब्सटेंस। तो वो होता है इथाइलिन या इथिलीन ग्लाइकोल। तो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द वेदर इज कॉल्ड ए, मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजिस्ट नहीं, सीस्मोलॉजिस्ट तो जो भूकंप विज्ञान होता है उससे संबंधित है। एस्ट्रोपो जैसा कुछ नहीं है। ऑन्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कैंसर के रोग का उपचार करते हैं। लास्ट बचा डी, यही आंसर होगा। मीटेरोलॉजिस्ट को मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, द एल्कलॉइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टबैको लीव्स, यानी कि तंबाकू की पत्तियों से निकाले जाने वाले एल्कलॉइड है कैफीन, निकोटिन, मॉर्फिन या एट्रोपिन। तो देखिए, कैफीन तो कॉफ़ी और चाय में होता है। निकोटिन वही सब्सटेंस है या एल्कलॉइड है जिसकी वजह से तंबाकू की लत लग जाती है और एक तंबाकू के सेवन करने वाले व्यक्ति के रक्त में निकोटिन की अच्छी मात्रा पाई जाती है और इसी निकोटिन की वजह से एक तंबाकू का सेवन करने वाला व्यक्ति तंबाकू को जल्दी से नहीं छोड़ पाता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, निकोटिन। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्लड सेल्स रेफर टू द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी आर, यानी कि वो रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है वो कौन सा है? तो देखिए, हमारी बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दो तरह की रक्त कणिकाएँ होती हैं, या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं और वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं। आरबीसी का मेन काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, यानी कि ऑक्सीजन का वाहक होता है। इसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन और उसी के चलते हमारा रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। ये आरबीसी है, लेकिन क्वेश्चन आरबीसी के बारे में नहीं है। क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी के बारे में। क्यों? क्योंकि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, यानी रक्षा करता है बहुत सारी बीमारियों से, डिजीज़ से। हमारे शरीर का ये प्रतिरक्षा तंत्र होता है, तो इसे सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो देखिए, साइंस में 3 प्राइमरी कलर होते हैं, आर, जी और बी। प्राइमरी कलर का मतलब क्या है? इन तीनों कलर को मिक्स करके और सेकेंडरी कलर बनाए जा सकते हैं, उन सेकेंडरी कलर को मिक्स करके टर्शरी कलर बनाए जा सकते हैं और इस तरीके से लाखों कलर बनाए जा सकते हैं। लेकिन प्राइमरी ये 3 ही हैं, आर से रेड यानी कि लाल, जी से ग्रीन यानी कि हरा और बी से ब्लू यानी कि नीला। तो अब हमें बताना है कौन सा प्राइमरी नहीं है, तो एक बचा, आंसर हो जाएगा इसका डी, येलो। तो आर, जी, बी ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है, ऊष्मा निकलती है, हीट रिलीज होती है, ताप में वृद्धि होती है यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, या फिर प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट इज प्रोड्यूस। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ऊष्मा और शोषी। तो ऊष्मा यानी हीट को, यानी उसका अवशोषण किया जा रहा है, तो केवल नाम से ही पता चल रहा है। आंसर इसका ए हो जाएगा।
ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो हीट को एब्जॉर्ब ना किया जाए तो वो रिएक्शन पूरी होगी ही नहीं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कोई भी चीज़ अगर हमें बॉईल करनी है किचन के अंदर, वाटर बॉईल करना है, पोटैटो बॉईल करना है यानी आलू को उबालना है, या पल्सेस दालों को उबालना है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमें ऊर्जा हीट की आवश्यकता ना पड़े। जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो रिएक्शन कंप्लीट होगी, यानी कि पानी हो या पोटैटो हो या दालें हो, ये सब उबल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, गैस्ट्रिक जूस मेनली कंटेन्स, अमाशय रस में मुख्यतः होता है। तो अमाशय हमारे पेट को कहते हैं जहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं, उनका डाइजेशन आसान बनाते हैं। तो वो रस या वो अम्ल कौन से हैं? एसिटिक एसिड जिसे विनेगर कहते हैं, तो विनेगर तो नहीं होगा। सिट्रिक एसिड कि सिट्रिक फ्रूट में मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जिसे H2SO4 कहते हैं। तो आंसर होगा सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि H2SO4 तो वो है जो बैटरी के अंदर तेजाब डाला जाता है, इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? एड्रेनल ग्लैंड यानी कि एड्रेनल ग्रंथि, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, थैलेमस यानी थैलेमस ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्रंथि। तो देखिए, थायराइड का, थैलेमस का और अग्नाशय पैनक्रियाज का रक्तचाप से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एड्रेनल ग्लैंड ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। क्यों? एड्रेनल ग्लैंड वो ग्लैंड है जो एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करती है हमारी बॉडी में या हमारे रक्त में। एड्रेनल वो हार्मोन है जो हमें लड़ो या उड़ो की स्थिति में काम करता है। इंग्लिश में बोले तो फाइट और फ्लाइट, और इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ उसका? सपोज करिए आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और एकदम से आपके सामने एक सांप आ जाए। अब सांप आते ही आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाएगी और आपको बहुत ही माइक्रो सेकंड में डिसीजन लेना है कि उस सांप से लड़ना है या वहाँ से उड़ना है, और दोनों के लिए ही हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत एड्रेनल ग्लैंड से निकला हुआ एड्रेनल हमें देता है। हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारे अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा आ जाती है कि अगर हमें फ़ाइट करना है उससे तो हम फाइट कर सकते हैं, और अगर हमें फ़्लाइट करना है मतलब वहाँ से उड़ना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, एड्रेनल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द लीस्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? न्यूनतम, सबसे कम। कोयला नहीं, कोयला तो आंसर नहीं होगा। कोयले से बहुत ज़बरदस्त कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी जहरीली गैसें निकलती हैं। डीजल से भी नहीं होगा, केरोसिन से भी नहीं होगा। आंसर है इसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को काफ़ी हद तक एक लीस्ट पोल्यूशन वाला फ्यूल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हाइड्रोजन जलाते हैं उससे वेस्ट के रूप में केवल वाटर निकलता है, और वाटर कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है। तो हाइड्रोजन इसका आंसर होगा। हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर भी कहा गया है, यानी कि भविष्य का ईंधन है। आने वाले समय में हमारी गाड़ियाँ, ट्रेन, हवाई जहाज़ वो हाइड्रोजन से चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री भी है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाईएस्ट होती है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा होती है इन सभी ईंधन में कंपैरिजन करें तो। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हैवीएस्ट मेटल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है? तो देखिए, बिहार यूपी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से लाइटेस्ट मेटल कौन सा है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। सबसे हल्की धातु पूछी जा चुकी है जो हमने पढ़ी थी, अगर याद हो आपको, लिथियम, जिससे लिथियम आयन बैटरीज भी बनती हैं। ये लाइटेस्ट मेटल है, सबसे हल्का। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है? सबसे भारी हमसे धातु पूछी गई है, तो क्या लोहा है वो? जी नहीं। क्या मर्क्यूरी है, पारा? नहीं। क्या निकिल है? ये भी आंसर नहीं है। आंसर है ओस्मियम। याद रखिएगा, ओस्मियम। ओस्मियम हैवीएस्ट या सबसे भारी या डेंसेस्ट भी कह सकते हैं, डेंसिटी की वजह से ये हैवी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो लोहे के ऊपर जंग लगने से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं।
लोहे में जंग लगने के बाद उसका वजन घटता है कि बढ़ता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं हम, जिसे गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, इसमें पूछा गया है कि उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, वो किस चीज़ का उदाहरण है। तो देखिए, जब भी आयरन लोहे के ऊपर जंग लगता है तो उस जंग को आयरन ऑक्साइड कहते हैं या फेरस ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन हुआ है, जो कि वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है, और यही इसका आंसर बन जाएगा। क्या ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, पॉलीमराइजेशन हुआ है या गैल्वेनाइजेशन हुआ है। तो डी सी बी आंसर नहीं हो सकता है, आयरन ऑक्साइड, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी तार का जो प्रतिरोध होता है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सीधा सीधा लिंक्ड होता है किससे, उसकी लेंथ से, एल। अगर आर बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, अगर एल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तार की लंबाई दोगुनी कर दी गई है, तो आर आधा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी पेंसिल्स। साधारण पेंसिलों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, लेड या चारकोल। मैंने ये पाया है अपने अनुभव से, इस क्वेश्चन में ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो गलती करते हैं, उन्हें लगता है इसका आंसर लेड होगा। यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए क्या, कि जो पेंसिल का लेड होता है, पेंसिल का लेड होने का मतलब ये है कि पेंसिल का मूंगा किस चीज़ से बना हुआ है। तो पेंसिल का मूंगा लेड से नहीं बना हुआ है, सीसा से नहीं बना हुआ है। सीसा एक पॉइजनस यानी कि जहरीला सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी के लिए। ये बना होता है किस चीज़ से, ग्रेफाइट से, जो कि कार्बन की ही एक फॉर्म है, और इसी से पेंसिल का मूंगा बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए। इसे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसमें क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, हैवी वाटर इज़। भारी जल या भारी पानी क्या होता है, टैप वाटर जो नल से हमें पानी प्राप्त हो रहा है उसे कहेंगे, लेक वाटर किसी झील के पानी को भारी जल कहेंगे, ड्यूट्रियम ऑक्साइड या फिर रिवर वाटर नदी के जल को। तो देखिए, जैसे होता है H2O जो कि नॉर्मल वाटर जल को हम कहते हैं H2O, ठीक उसी तरीके से एक होता है D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ड्यूट्रियम ऑक्साइड, ये ड्यूट्रियम ऑक्साइड ही हैवी वाटर कहलाता है, भारी जल कहलाता है। तो आंसर ए, बी और डी तो हो नहीं सकता, इसका आंसर होगा सी। भारी जल का कहाँ प्रयोग होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि एक मॉडरेटर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी है, कई बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा, हैवी वाटर D2O। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड एज अ थिन लेयर ऑन नॉन स्टिकी कुकिंग यूटेंसिल्स। नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर निम्नलिखित में से किसकी एक परत लेपित होती है, यानी कि खाना ना चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर एक लेयर लगी होती है, वो किस चीज़ की होती है, पॉलीस्टाइरीन, PVC, ब्लैक पेंट या टेफलॉन। ये सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग आर। सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या होते हैं, क्या वो नाइट्रेट्स होते हैं, क्या वो कार्बोनेट्स होते हैं, क्या वो सल्फोनेट होते हैं या वो बाय कार्बोनेट होते हैं। तो सीधा सीधा याद रखने वाला ये क्वेश्चन है। सफाई में इस्तेमाल होने वाला डिटर्जेंट जो कि एक क्लीनिंग एजेंट होता है वो होते हैं सल्फोनेट। आंसर हो जाएगा 17 का सी, सल्फोनेट। क्वेश्चन नंबर 18, द आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लगाने के लिए होता है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए, आपने सुना होगा मार्केट में कई बार फेक पनीर मिलता है, या उसे सिंथेटिक पनीर भी कहते हैं, या उसे एनालॉग पनीर भी कहते हैं। इसको पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। यानी कि करते क्या हैं, पनीर के ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदे उस पर डाल देते हैं। अगर वो पनीर ब्लैक हो जाता है, वहाँ से काला हो जाता है, तो काला होने का मतलब ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि वो असली पनीर नहीं है। अगर वो काला नहीं होता है, वो अपने पहले जैसा रंग या थोड़ा सा
हल्का फुल्का कलर उसमें चेंज आता है तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही पनीर है। तो आयोडीन टेस्ट का इस्तेमाल होता है कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स तो उसमें नहीं है, ये पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर एवर प्रोड्यूस वॉज, पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था रेयन, नायलॉन, टेरिकोट या पॉलिएस्टर। तो देखिए जब तक हम नेचुरल फाइबर यूज़ करते थे जैसे नारियल की रस्सी, जैसे जूट की रस्सी, उसी की जगह एक सिंथेटिक फाइबर जो सबसे पहले आया था वो था नायलॉन। नायलॉन की रस्सी आपने देखी होगी, ऐसा लगता है देखने में जैसे प्लास्टिक की रस्सी हो। उसके बाद बहुत सारी सिंथेटिक फाइबर आने शुरू हो गए, लेकिन सबसे पहले नायलॉन ही आया था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, एनाकार्डियम इंडिकम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एनाइकार्टा इंडिका निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? क्या तुलसी को कहते हैं साइंटिफिकली, क्या नीम को कहते हैं, क्या एलोवेरा को कहते हैं, या सिल्वर ओक? तो आंसर है बी नीम, जो कि एक बहुत अच्छी औषधि है जो नेचर ने हमें दी है। तो एनाकार्डियम इंडिकम नीम का ही साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, द ब्लड ग्रुप कंसीडर्ड टू बी द यूनिवर्सल डोनर, सार्वभौमिक दाता माना जाने वाला रक्त समूह कौन सा है? ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप, बी ग्रुप या ए ग्रुप? तो यहाँ पर तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन अगर हम एंटीजन को भी कंसीडर करें तो दो यहाँ पे ऑप्शन और बन सकते हैं, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव मतलब इसमें एंटीजन है जिसे रीसस फैक्टर कहते हैं, RH फैक्टर भी कहते हैं। अगर हम बात करें ओ की या ओ नेगेटिव की, इसमें रीसस फैक्टर नहीं है। तो अगर ऑप्शन ये मिल जाए कि ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव में से ब्लड ग्रुप वो कौन सा है जो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, ध्यान रखिएगा ओ नेगेटिव ही यूनिवर्सल डोनर है, ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का अभी तो आंसर ए है, लेकिन अगर और डिटेल में जाके सवाल को पूछा जाए तो ओ नेगेटिव सार्वभौमिक दाता वाला रक्त समूह कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड बाय रिमोट कंट्रोल ऑफ अ सिंपल टीवी, एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करते हैं? क्या लेज़र लाइट से रिमोट कंट्रोल काम करता है, क्या अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रारेड या रेडियो वेव्स? तो रेडियो वेव्स और लेज़र का तो कोई मतलब नहीं है। रेडियो वेव बहुत लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, लेज़र वेव्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। अल्ट्रासोनिक या इंफ्रारेड? आंसर इसका अल्ट्रासोनिक भी नहीं है, आंसर है इसका सी। इंफ्रारेड वेव से जो रिमोट कंट्रोल है वो ऑपरेट किया जाता है एक टीवी सेट में। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडियाज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज, यानी भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो अगर हम देखें दक्षिण भारत को, ये है हमारा दक्षिण भारत और ये है पूर्वी तट यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब इसका जो सदर्न पार्ट है यानी कि ये दक्षिणी भाग है, इसे क्या कहते हैं? यानी कि तमिलनाडु की जो कोस्ट है, तमिलनाडु के जो तट है उसे क्या कहते हैं? मालाबार तट? नहीं, ये तो केरला में है। बी कोरोमंडल, उत्तरी सरकार? नहीं, ये उड़ीसा में है और आंध्रा में है। कोंकण तट? नहीं, ये महाराष्ट्र और गोवा में है। आंसर हो जाएगा इसका बी कोरोमंडल तट। 23 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, जास्कर और श्योक आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, जास्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदी है? तो ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो श्योक नदी या जास्कर एक पूरी घाटी, जास्कर नाम से एक माउंटेन रेंज भी पड़ी जाती है जो कि स्थित है लद्दाख में। उस जास्कर पर्वतमाला को ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, यानी कि हिमालय के दूसरी तरफ ये स्थित है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है जो जास्कर है, श्योक है, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो सहायक नदी मैंने आपको बताया है ये मुख्य नदी है, इसमें जो छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती हैं उन्हें सहायक नदी कहते हैं। तो क्या झेलम होगा? नहीं, लद्दाख में झेलम नहीं बहती है। क्या चेनाब होगा? नहीं, चेनाब नदी भी लद्दाख में नहीं बहती है। क्या रावी होगा? नहीं, रावी नदी भी नहीं बहती है। आंसर है डी सिंधु नदी, जो कि तिब्बत चाइना से आती है, वो लद्दाख और कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में बह जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए उत्तर भारत में जो विंटर्स होती हैं, सर्दियां होती हैं, या शीत लहर चलती है यानी कि कोल्ड वेव्स, या स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल मतलब बर्फबारी, या सर्दियों में जो रेनफॉल होती है यानी कि बारिश होती है, इन सब का
एक ही कारण है। क्या है वो कारण? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। यानी कि भारत के पश्चिमी भाग में, यानी मेडिटेरेनियन सी, यानी कि जो भूमध्य सागर है, वहाँ पर कुछ ऐसे साइक्लोन बनते हैं सर्दियों में जिनका प्रभाव भारत तक भी आता है और उसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसी के कारण ये सारी प्रक्रियाएं भारत में भी होती हैं। अब आप ऑप्शन देखें तो काल बैसाखी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, विंटर मॉनसून या रिट्रीटिंग मॉनसून। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इस तरीके से ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। मुझे आशा है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको लगता है कि इस सीरीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें और हमारी टीम को। बात करें लाइव बैचेस की तो 2 लाइव बैचेस अभी चल रहे हैं। बिहार एपी और बिहार जे के लिए जो जीके का पेपर है वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लास फ्री है। यूपी एपीओ मेंस का जो जीके का बैच है वो भी शुरू हो गया है, इसकी भी डेमो क्लास लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर, वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए रखेंगे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।